नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी जो शिक्षक साथी है मेरे, उनको जो परीक्षा परिणाम 2022 है उसको जारी करने को लेकर काफ़ी सारे उनके दिमाग में डाउट्स है, उनको समस्या आ रही है कि क्या है नियम परीक्षा परिणाम है, उनमें किन किन बातों का है जो विशेष है जो ध्यान रखना है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जो कौन कौन सी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है और जो सारे डाउट्स है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी विभागीय नई अपडेट है उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जो परीक्षा परिणाम को लेकर जो भी आपसे होने वाली जो गलतियों की जो अपेक्षाएं रहती है, आशंकाएं रहती है, उनसे बचें और परीक्षा परिणाम बिल्कुल 100% सावधानी के साथ में जारी करें। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के जो 2021-22 के जो परीक्षा परिणाम को लेकर जो नियम थे, जो दिशा निर्देश है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, उत्तीर्णता नियम के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। विद्यार्थियों को उनकी दो सामयिक परखों, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर एक सामयिक परख, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के अंकों को योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 व 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हो, परंतु वार्षिक परीक्षा में परीक्षा विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। दोस्तों, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है कि उनको प्रत्येक विषय में 36% अंक प्राप्त होने चाहिए, लेकिन जो वार्षिक परीक्षा है उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। वही विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण माने जाएंगे या उत्तीर्ण के अधिकारी होंगे। अब अगला बिंदु है, जिन विषयों में सैद्धांतिक विषय व प्रायोगिक विषय परीक्षाएं होती है उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक दे नहीं होगा। दोस्तों, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनमें अलग अलग विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है, यहाँ पे जो बिंदु ध्यान देने होंगे वो है कि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षा में कोई भी कृपांक दे नहीं होगा। जो गुरुजी की कृपा होती है वो यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि जो गुरुजी की कृपा वाला रूल है जो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें लागू नहीं होगा। तो गुरुजी की कृपा यहाँ पे बच्चे नहीं ले पाएंगे। अगला है, दोनों परखों का योग, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जावे। दोस्तों, अगर प्राप्तांकों में योग में है जो आधा पौन है ऐसा होता है तो उसको अपन पूर्णांक अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख नहीं होता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों को घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख तथा परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। मतलब जो अंतिम परीक्षा परिणाम होगा दोस्तों उन्हीं विद्यार्थियों का है जो घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा है जो दी हो और एक कम से कम एक परख है जो उन्होंने विद्यालय में दिया हो। अतिरिक्त विषयों यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ए से लेकर डी तक ग्रेडिंग दी जानी। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण हो तो परीक्षा विद्यार्थी को डी श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने योग्य बात है आपको। अगर जो ये जो अन्य सब्जेक्ट्स होती है, कला शिक्षा, स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि जो सब्जेक्ट्स है उनमें अगर विद्यार्थी अनुपस्थित भी हो तो उनको और बाकी सब्जेक्ट्स में उपस्थित हो तो उसको यहाँ पे डी श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षाएं हो चुकी हो उन विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षा को पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। यही सेम अगला बिंदु है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 से उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व
है जो एडमिशन लिया है स्कूल में, तो उनका परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब है, अगर अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो काफ़ी विद्यार्थी है जो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुए, तो उनके लिए था रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 9 व 11 में अपनी रुग्णता या बीमारी के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा, तो इसे उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो वह उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की स्थिति से 1 सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। यह था यहाँ पे। अब है गुरुजी की कृपा के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। कृपांक के लिए विद्यार्थियों का आचरण व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में जो कृपांक है वो दिए जा सकते हैं। अब कौन से कितने हैं कृपांक दिए जा सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कक्षा 9 व 11 में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, 5% मैक्सिमम कृपांक है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2% कृपांक दिए जा सकते हैं। रुग्णतावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक दे नहीं होंगे। अगर कोई विद्यार्थी मेडिकल पे था तो उसको कृपांक नहीं दिए जाएंगे। वह उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब यहाँ पे श्रेणी निर्धारण जो नियम है उनके देख लेते हैं दोस्तों। 60% या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी, 48 से 60 के बीच में द्वितीय श्रेणी, और 36 या उससे अधिक परंतु 48 से कम पर होने पर तृतीय श्रेणी। जो पहले वाले रूल है सेम है। 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विषयों में विशेष योग्यता मानी जाएगी। यहाँ पर डी अंकित करना होगा दोस्तों। यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो तो श्रेणी स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी या कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा सभी का। श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगा, अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़े जाएंगे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। जो श्रेणी निर्धारण होगा उनका तो उसमें कृपांक को जोड़ा नहीं जाएगा। कृपांक विदाउट कृपांक ही जो श्रेणी निर्धारण होगा स्टूडेंट्स का। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका जारी की जाए। जब जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री आता है तो उनके जैसे मुख्य परीक्षा होगी बाद में, तो उसके अर्जित अंकों के साथ में पूरक परीक्षा परिणाम विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका जारी की जाएगी। पूरक परीक्षा नियम पात्रता। पूरक परीक्षा अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जा सकती है दोस्तों। सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो। संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ पे परीक्षा का आयोजन शिविर पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। पूर्णांक प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्णता। किसी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषयों में 36% अंक अलग अलग प्राप्त किए हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पे परीक्षा परिणाम जो निर्धारित समय पर जारी होगा। दोस्तों ये था परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर जो मुख्य बिंदु, जो ध्यान रखने योग्य बातें थी, उनका मैंने यहाँ पे आप सभी को एक एक बिंदु के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ ये आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। और दोस्तों फिर भी अगर किसी चीज़ को, आपको किसी बिंदु को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं विस्तृत वीडियो है उस पर लेके आ जाऊँगा। और दोस्तों वीडियो को है जो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल पाए। तो
आप वीडियो समाप्ति से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। सभी को धन्यवाद।